चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बेसिकली ये चैप्टर इंडिया को जो फ्रीडम मिला था उसके बाद किस पार्टी ने रूल किया पॉलिटिकली, क्योंकि फ्रीडम जो मिला था वो फ्रीडम का बेस क्या था कि डेमोक्रेसी लानी है हमें। भाई ब्रिटिश थे तो डेमोक्रेसी थोड़ी ना थी। ब्रिटिश लोगों को इंडियन पब्लिक ने थोड़ी ना इलेक्ट करके उनको रूल करने के लिए बोला था, है ना। वो तो ज़बरदस्ती थे यहाँ पर। इंडिया फ्रीडम चाह रहा था उनसे। तो इंडिया को जब फ्रीडम मिली, इंडिया एज ए रिपब्लिक कंट्री में जब इलेक्शन हुए, ठीक है ना, तो कौन सी पार्टी रूल करती गई कुछ 15 20 25 साल शुरुआत के। तो ये तो हमें पता ही कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत के 25 साल पूरी तरीके से रूल किया और उसका डोमिनेंट रहा। क्यों कांग्रेस का रहा भाई? और कोई पार्टी नहीं थी क्या? और भी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी मेजर पार्टी जो इंडियन फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया, जिसने ब्रिटिश के आगे अपनी बात रखी, नेगोशिएट किया, बड़े बड़े आंदोलन किए, मूवमेंट चलाएं, वो कांग्रेस ने चलाएं। 1885 की पार्टी है ये, 1885 समझो। तब ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो यानी कि फर्स्ट जो रिवोल्यूशन था इंडियन फ्रीडम के लिए 1857, उसके ऑलमोस्ट 30 ईयर्स में 27 ईयर्स बाद ये पार्टी का गठन हुआ, फॉर्म हुई पार्टी कांग्रेस। और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, क्योंकि कांग्रेस में जो लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, वो काफ़ी एजुकेटेड थे, काफ़ी पावरफुल थे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और पॉलिटिकली जो अंग्रेज़ों के सामने, ब्रिटिश के सामने बात रखनी हुई, और उनकी जो एजुकेशन थी वो काफ़ी एडवांस थी। बाहर ज़्यादातर जो लीडर थे वो बाहर के पढ़े हुए थे, तो उन्हें पता था कि जो इंडिया में हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब आप बाहर जाते हो तब आप कंपेयर करते हो कि यार यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में तो ऐसा चल रहा है, तो गलत है। तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेटेड लीडर थे। और ये पार्टी जब फॉर्म हुई, इसने ही स्ट्रगल स्टार्ट किया, बड़े बड़े जो मूवमेंट, बड़े बड़े आंदोलन, ये नेगोशिएट करना ब्रिटिश के सामने, या कोई ब्रिटिश बिल ला रहा है, कोई कानून ला रहा है, उसको ये करना, अपोज करना। इनके जो लीडर ने कुर्बानी बहुत दी है। तो डेफिनेटली जब इंडिया जब फ्रीडम मिली, तो जो भी एग्रीमेंट्स हुए ब्रिटिश और इंडिया के बीच में, तो किसके बीच में हुए? इंडिया की तरफ से कौन था? तो इंडिया की तरफ से कांग्रेस ही थी। इन्हीं के लीडर ही आगे थे जो बड़े लेवल पे मूवमेंट कर रहे थे और ब्रिटिश से अपनी बात रख रहे थे। इंग्लैंड जाते थे, लंदन जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, वहाँ बात रखते थे इनके लीडर, कांग्रेस के लीडर। तो वो कांग्रेस ही थी एक तरीके से, और कोई ऑप्शन था ही नहीं वैसे भी। तो डेफिनेटली शुरुआत के 25 30 साल तो कांग्रेस ने पूरा डोमिनेट किया इंडियन इसमें पॉलिटिकल रूलिंग में। ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली डेमोक्रेसी ही थी, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमेशा कांग्रेस ही, एवरी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस हमेशा जीत रही थी। लेकिन एक पॉइंट तक के फिर एक प्राइम आया जहाँ पर कांग्रेस को अपनी हार का सामना भी करना पड़ा। ठीक है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखो, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस ने, चलो अगर हम कह रहे हैं कांग्रेस ने ही सारा स्ट्रगल किया और सारी जो एग्रीमेंट्स हुए, पेपर साइन हुए इंडिया फ्रीडम के लिए, या जो भी नेगोशिएशन हुए हैं वो कांग्रेस के ही लीडर के और ब्रिटिश के बीच में हुए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बेस पर। कि इसका मतलब ये नहीं दूसरी कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जितने चाहे उतने लोग इलेक्शन लड़े। क्या पता पब्लिक किसको पसंद करे, किसको फेवर करे, किसको अपना गवर्नमेंट बनानी चाहे। तो इलेक्शन जो हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ, मेथड ऑफ वोटिंग, जो वोटिंग के मेथड्स हैं, कैसे वोटिंग पहले की जाती थी, बाद में कैसे वो वोटिंग का सिस्टम बना। वन पार्टी डोमिनेंस फेज जो कांग्रेस के लिए था, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, फैक्टर विद विच फैसिलिटेड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी एट द स्टेट लेवल। सम पार्टीज had become quite important. The main opposition parties, Socialist Party, Communist Party, Bharatiya Jana Sangh,
कुछ और पार्टी जो उनके अपोजिशन पार्टी थे, छोटी छोटी, जो उस टाइम छोटी छोटी थी लेकिन बाद में आपस में डाइल्यूट हुई और एक मेन पार्टी बन गई। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने ओवरव्यू बता दिया, देखो अगर मेरा लेक्चर अगर 20 या 25 मिनट्स का है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 25 मिनट में चैप्टर ख़त्म करना है। 25 मिनट्स की रिकॉर्डिंग का मतलब है कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको लेने हैं चैप्टर को ओवर करने में। आप बात समझो उस लेक्चर को समझने में, क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पहले वो पैराग्राफ मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो आप पॉज करके पहले खुद पढ़ा करो, तरीका समझो पढ़ाई का। ऐसे मत करो कभी भी, वरना क्वालिटी लैक हो जाएगी। तो वो जो मैं पैराग्राफ समझा रहा हूँ पहले पैराग्राफ पढ़ लो, फिर मेरा वो कंटिन्यू करो, तो इससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसमें डाउट भी निकलेंगे, फिर आप डाउट पूछोगे। तो ऐसा एक पूरा प्रोसेस होने के बाद ही एक चैप्टर को ख़त्म माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने आपको रिकॉर्डिंग भेज दी और आप अपना चैप्टर कवर ओवर मान लो, तो गलत है। वो गलत, आपको पलट के डाउट पूछने हैं, आपको एक तरीका रखना है पढ़ाई करने का। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इलेक्शन से पहले भी थी पार्टीज, ऐसा नहीं है। सीपीआई पार्टी थी और एक दो पार्टी और थी, तीन चार पार्टी थी कांग्रेस के अपोजिशन में। लेकिन जो मेन पार्टी थी वो कांग्रेस थी। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई आप खुद ही अपना नेता चुन रहे हो, खुद ही आप वोट कर रहे हो अपने नेता को, अपना जो लीडर है उसी को, उसके लिए वोट कर रहे हो। तो जिसके ऊपर ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उस कंट्री को पॉलिटिकली रूल करने लगेगा, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पब्लिक चुन रही है अपना नेता, है ना, इलेक्टेड बाय पीपल फॉर द पीपल, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो इससे क्या हो गया कि किसी को ये नहीं लगा कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है, पब्लिक ने जिताया है, ठीक है। तो कांग्रेस के अलग अलग सेशन होते गए, क्योंकि बात बराबर चल रही थी 15-20-25 सालों से फ्रीडम की, खासकर 1930 के बाद 30 में और बातचीत ये हो गई, तेज़ होने लगी, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, बहुत सारे मूवमेंट थे जो प्रेशर डाल रहे थे इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है डेमोक्रेसी में? रोल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो सवाल हमसे कौन करेगा? फिर तो मनमाही, तानाशाही और डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो अपोजिशन होना ज़रूरी है कि हम कोई काम कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई बिल लेकर आएँ, कोई लॉ लेकर आएँ या कोई प्रोजेक्ट लेकर आएँ, तो उस प्रोजेक्ट में कमियां हैं या ठीक से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अपोजिशन जो होता है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको प्रेशर देती हैं रूलिंग पार्टी को, क्या भी गलत कर रहे हैं, ऐसे करिए, इसको ये ना करिए, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है ना अपोजिशन। तो ये रोल बहुत बड़ा होता है। तो पार्टीज रोल इन डेमोक्रेसी में यही मैंने बताया कि पब्लिक ओपिनियन जो रहता है सामने ला के रखते हैं, जो अपोजिशन पार्टी खासकर होती है। पार्टी सेलेक्ट सूटेबल कैंडिडेट्स आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। पार्टी जो होती हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, जैसे कि भाजपा, भारतीय भारतीय जनता पार्टी, तो ये अपना एक लीडर चुनेंगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगी कि भाई आप यहाँ से चुनाव, आप बेस्ट हो हमारे इसके लिए, इस एरिया के लिए, आप लड़िए चुनाव, हम टिकट देंगे आपको। तो इस तरीके से पार्टी है ना अपना अपना नेता चुनती है। जो किसी का पार्टी का नहीं होता है वो इंडिपेंडेंट खड़ा भी हो सकता है। जैसे किसी ने तो उसे टिकट नहीं दिया तो लेकिन वो पब्लिक उसे पसंद कर रही है, उसे लग रहा है मैं जीत जाऊँगा, तो इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है। तो फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले तो 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 3 साल लग गए थे। 26 जनवरी 1950 के इम्प्लीमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे वोटिंग होगी, इसमें ये रूल हैं, ये कानून है, ये बिल, एवरीथिंग। तो ये पहले तो डायरेक्ट ही पंडित जवाहरलाल, जब आज़ादी मिली तो डायरेक्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के मेन ये थे, प्रेसिडेंट थे कह सकते हैं। तो उनको ही मतलब काफ़ी रहा उनका रोल। प्रेसिडेंट चेंज हुए बहुत बार कांग्रेस पार्टी के, ऐसा नहीं है नहीं चेंज हुए, लेकिन काफ़ी आगे ये रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, मेन पार्टी में फ्रंट में रहे हैं। तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर 90 फुट। लेकिन वो इलेक्शन, पहला वाला इलेक्शन से नहीं बने थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं था, तो इलेक्शन कहाँ से होता? अभी अंग्रेज़ छोड़ के जा रहे थे, तो उस टाइम खुद ही इतने हालात ख़राब थे कि देश को संभालना बहुत ये था, क्योंकि दंगे जब ये हो गया था पार्टीशन से, दंगे इतने हो रहे थे कि पूरे देश के हालात, लाखों लोग तो मारे गए थे उसमें। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, मतलब 51-52 में बोलते हैं, पहला इलेक्शन हुआ। 5 साल पूरा हो गए 47 से 52, जब पहला इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम थी हर जगह।
भाई इतना बड़ा देश था, देश की बाउंड्री थी, जंगल, गांव, देहात, तो वहाँ पे हर जगह जगह बूथ बनाना और काफ़ी मुश्किल था उस टाइम के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी पहले जनरल इलेक्शन। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, क्योंकि पहली बार था इंडिया के लिए सारी चीज़ें। जब फर्स्ट टाइम होता है तो बड़ी मुश्किल होती है ना, बाद में तो पता चल जाता है कैसे क्या होता है। पहली बार तो बड़ा मुश्किल था सारी चीज़ें, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन नीड ए मॉडल क्लास कोड टू सजेस्ट हाउ द कैंडिडेट एंड वोटर शुड बिहेव, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइन और ये वो सारी चीज़ें, इलेक्शन कमेटी बनाई, इलेक्शन कमीशन बनाया गया, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कि कितने साल के लोग डाल सकते हैं वोटिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें तय की गई। फर्स्ट चीफ इलेक्शन बनाया गया, कमिश्नर बनाया गया, जो इलेक्शन कमेटी का, इलेक्शन कमीशन का मेन जो था, जो सारी चीज़ें तय करता था कि कैसे इलेक्शन में कहाँ पर बूथ होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, तो बैलेट पेपर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थी। तो फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन नियरली 17 करोड़ वोटर थे हु हैड इलेक्ट 489 मेंबर सिर्फ 489 थे, इस टाइम 545 अराउंड है, ठीक है। एंड 3278 MLAs थे फॉर स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली MLA तो बदलते चले गए बाद में, काफ़ी अलग अलग फिर स्टेट डिवाइड होकर नए नए स्टेट बनते गए। तो मोर देन देखो कितनी ज़्यादा पार्टीज़ थी। बड़ी जो पार्टी थी वो 4 5 6 ही थी, लेकिन देखो मोर देन 70 पार्टीज़ थी, नेशनल और रीजनल मिलाकर, अपने स्टेट में मिलाकर। लेकिन बड़ी बड़ी थी 4 ही 5, जैसे मेन तो कांग्रेस थी, बाद में उसके सामने मतलब कह लो कि अगर कांग्रेस को 40% वोट मिल रहा है तो दूसरी जो पार्टी थी बड़ी, उसको 3 4 2 3% ही वोट था। तो बाकी 70 पार्टी तो बहुत कितने भी लोग चुनाव लड़ सकते थे ना, चुनाव लड़ने में क्या है, पार्टी आप बना लो, आप चुनाव लड़ लो, तो उससे मतलब नहीं है, इसलिए 70 पार्टीज दिया हुआ है। द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ए बोल्ड मूव टू पार्ट ऑफ फार्मर इंडियन कॉस्ट्यूम। मैनी राइटर्स हैड डीप apprehension about the success of universal adult franchise in India because of general illiteracy voter who could fall prey to the design of selfish interest, the poverty of people who were likely to sever the monetary consideration। तो बहुत सारे ऐसे वोटर थे जहाँ पर कुछ गरीब थे, कुछ इलिटरेट भी थे, है ना। कुछ इतने गरीब थे कि उनको पैसे की लालच थी कि उनका मेन वही था कि मनी मिल जाए। कुछ इतने इलिटरेट थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे चीज़ों को, ठीक है ना। द फैक्टर दैट वुमेन वोटर कुड बी मोबिलाइज बाई द, एक ये भी था कि वुमेन वोटर कैसे वोटिंग डलवाया जाए। अंटिल द सेकेंड और थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वुमेन सफर हैड मेड लिटिल प्रोग्रेस इवन द। तो बाद में धीरे धीरे 3 4 इलेक्शन में उसके बाद और लेडीज़ का भी ये बढ़ने लगा। तो जो इलिटरेट थे, पुअर थे, वो अपना पैसा छोड़, काम छोड़ क्यों जाएंगे वोट करने, उनको लगता था कि मेरा नुकसान हो जाएगा। इलिटरेट लोग वैसी दिक्कत थी उनको कि कैसे जाके वोटिंग कैसे क्या करें, घबराते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर धीरे धीरे चीज़ आसान होती चली गई। और देर वर मैनी प्रॉफिट्स ऑफ डूम हु सेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड टेकन ए रिस्की डिसीजन ऑफ गिविंग द राइट टू वोट ऑल एडल्ट। तो यही पहले शुरुआत में ये बोला गया कि सब एडल्ट को नहीं वोट का राइट देना चाहिए, इलिटरेट हैं, उनको नहीं पता है कौन क्या सही क्या गलत है। लेडीज़ को बोला जाता है नहीं, क्या उन्हें क्या पता क्या सही क्या गलत है। तो ये, सो दे फेवर सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन इन पार्टिसिपेंट इन द। पहले शुरुआत में हुआ कि जो क्वालिफाइड हो उसको ही वोटिंग का अधिकार हो, पहले ऐसा बोला गया, ठीक है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैड ड्रॉन मिलियंस ऑफ पीपल बोथ इन अर्बन रूरल इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस। द टर्नआउट वुमेन पोलिंग बूथ वर फेयरली सेटिस्फैक्ट्री, इट स्टैंड टू द क्रेडिट ऑफ द इलेक्टोरेट्स। तो शुरुआत में ही काफ़ी पॉपुलैरिटी रही इसकी कि डेमोक्रेसी है, इलेक्शन लड़ना है। तो पहला पहला था, लोगों में वो था एक्साइटमेंट। द इलेक्शन वॉज फ्री एंड फेयर हेल्ड इन द ट्रोली डेमोक्रेटिक स्पिरिट। काफ़ी लोगों को डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, हम अपना नेता चुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो अच्छा ठीक ठाक गया। उसके बाद देखो बताया गया कि वोटिंग के पीरियड के बारे में, कि वोटिंग जो पीरियड था वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया। पहले अलग सिस्टम था, बैलेट पेपर, फिर धीरे धीरे ईवीएम भी आने लगा, है ना। देखो बैलेट वोट, तो इन जनरल इलेक्शन 2004 द ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन वर इन फर्स्ट टाइम थ्रू आउट यूज इन थ्रू आउट द कंट्री, द मेड इलेक्शन गो फुल्ली इलेक्टोरेट। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 2004 में पहले यूज़ किया गया, लेकिन पहले क्या था देखो, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ईच पोलिंग बूथ वॉज टू हैव सेपरेट बैलेट बॉक्स फॉर ईच ऑफ द कैंडिडेट। फिर हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स बनाया गया कि भाई अगर आपको इस पार्टी के नेता को देना है वोट, लीडर को देना है, तो आप ये वाला बॉक्स में डालो अपनी पर्ची, या इस पार्टी दूसरी पार्टी के लीडर है उसका बॉक्स अलग। तो इस तरीके से धीरे धीरे ईवीएम का यूज़ होने लगा।
ईवीएम बटन दबा के चीज़ें करने लगी। फिर क्या, स्टेप इन डायरेक्शन इलेक्ट्रोल फॉर रिफॉर्म। तो धीरे धीरे क्या रिफॉर्म हुए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इम्प्रोसेनेशन ऑफ इलेक्शन। पर इलेक्शन में पहले धांधली बहुत होती थी, खासकर बैलेट पेपर में लोग है ना, पता चलता था कि यार यहाँ पर है ना इनका ज़्यादा पॉपुलैरिटी है किसी पोलिटिकल पार्टी की, उसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं उस बूथ में, वो बूथ ही में हमला कर देंगे ताकि वोटिंग गिनती ना होने पाए। तो ये सब चीज़ें होती थी पहले। फिर धीरे धीरे रिफॉर्म हुआ, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाने लगे, फिर और आइडेंटिटी कार्ड आने लगे, राशन कार्ड हुआ, इस तरह दिखा दिखा के भाई के डबल डबल वोटिंग ना दे कोई। ये सारी चीज़ें रिफॉर्म होती गई। सेकेंड पॉइंट में रिफॉर्म का देखो, द टेक्निक ऑफ इलेक्शन कमीशन कैंपेन हैव ऑल्सो अंडरगॉन द मैनी चेंजेस इन इज कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड लैक्स ऑफ वोटर्स देयरफॉर डोर टू डोर कन्वेसिंग बाय द कैंडिडेट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क। पब्लिक मीटिंग एंड रैलीज कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज इवन नाउ दो दैट टू वॉज बिकमिंग इंक्रीजली डिफिकल्ट नाउ ए डेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो इसमें बताया कि कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ। एक वोटिंग में रिफॉर्म हुआ, फिर ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो वो थे लीडर या रिप्रेजेंटेटिव थे जो चुनाव में लड़ रहे थे, उनको मार्केटिंग करनी है, उनको पब्लिसिटी करनी है, उनको ये करना है, प्रमोट करना है, अपनी पार्टी के लिए वोट देना। तो धीरे धीरे पहले तो हर घर घर में लोग जाते थे, फिर लोग रैली निकालने लगे, बड़े बड़े ग्राउंड में रैली मीटिंग करने लगे। अब तो टेलीविज़न आ गया, मोबाइल आ गया, उसके थ्रू लोग मार्केटिंग करते हैं और वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे रिफॉर्म हुआ। रिफॉर्म मतलब चेंजेस आना, कोई एडवांस, कोई चीज़ नॉर्मल से एडवांस में जाना, उसे बोलते हैं रिफॉर्म होना। ठीक है ना। उसके बाद एक फर्स्ट थ्री इलेक्शन, जो फर्स्ट थ्री पहले 15 साल तो इलेक्शन पूरी तरीके से इंडियन कांग्रेस का ही ये था, डोमिनेंस था। ठीक है ना। तो ये मैंने पहले बता दिया है। देखो पहले इलेक्शन में 364, फर्स्ट जनवरी 364 सीट मिली थी आउट ऑफ 489। लगभग 110 115 सीट, 120 सीट का लगभग का सामना, हार का सामना करना पड़ा, 125 सीट का 125। बाकी 364 वोट जीत ले, देखो तो सीट जीत ली कांग्रेस ने अकेले। सो दिस आउटस्टैंडिंग सक्सेस वॉज ओविंग द फैक्ट दैट कांग्रेस हैड बीन इन द फोर फ्रंट फ्रीडम स्ट्रगल एंड वॉज बीइंग लेड बाई कैरिस्मेटिक लीडर लाइक नेहरू मेहर। बड़े बड़े नेता थे भाई, बहुत बड़े बड़े लीडर थे, वो पूरे देश में छाए हुए थे वो लीडर। नेहरू, पटेल, आज़ाद, ये सब चेहरा थे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर सेकेंड जो बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी, स्टूड नेक्स्ट टू द कांग्रेस बट इट कुड विन ओनली 16 सीट आउट ऑफ 49 इट्स। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में ज़्यादा सीट नहीं लड़ा, सिर्फ 49 सीट को ही लड़ा, पूरा 489 सीट नहीं इसने कैंडिडेट उतारा। इसे मालूम था कि यहाँ पे जीतना नहीं है, फ़ायदा नहीं है। भारतीय जनसंघ देखो 3 सीट मिली। ठीक है, भारतीय जनसंघ बहुत पुरानी पार्टी थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में ये हो गई, डाइल्यूट हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग पार्टीज थी। सेकेंड इलेक्शन में कांग्रेस को मिली अगेन 371, देखो और भी ज़्यादा मिल गई, लेकिन सीट बढ़ गई थी, 494 हो गई थी। तो जो 494 यानी 5 सीट एक्स्ट्रा बढ़ी, इधर भी 6 सीट ज़्यादा मिल गई है ना। इलेक्शन ज़्यादा सीट में 494, पहले हुए थे 489 में, 6 सीट यहाँ, 5 सीट यहाँ बढ़ी। वो पहले जीती थी इंडिया ने, उसने कितना जीता था, 364 जीता था। यहाँ भी लगभग 6 सीट, तो वो जो सीट बढ़ी एक्स्ट्रा शायद कांग्रेस को फ़ायदा हो गया। तो फिर सीपीआई पर 27 सीट हो गया। देखो पहले कितने थे, कम थे सीपीआई के पास। तो ये इस तरीके से नहीं आएगा कौन कितने सीट है, वो इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर अलग बेस से होते हैं, डेटा बेस में क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। ठीक है। फिर थर्ड जनरल इलेक्शन पे, अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्म, ये एक तरह से जीके तुम्हारी चालू हो जाएगी। फिर थर्ड जनरल इलेक्शन में क्या हुआ, कौन क्या जीता, कितने सीट जीती। तो ये तीसरे वाले में फिर कांग्रेस ही जीती। उस टाइम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन चीन से लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, तो धीरे धीरे वो बीमार हो गए और मतलब ये होने लगे, चुप रहे, लाइक उतना एक्टिव नहीं रहने लगे, फिर बीमार ही पड़ने लगे वो। तो क्योंकि चाइना से जो वॉर था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ गया था इंडिया को, काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया को। तो भाई फैक्टर्स विच फैसिलिटेड डोमिनेंस, क्यों कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि भाई बड़े बड़े नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो 1875 से 1950, और ये इनसे पहले ही ये हो गए थे, मतलब 1950 में बहुत जल्दी चले गए थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो अलग अलग सबकी प्रोविंसेस स्टेट थी, अपना देश कोई नहीं मान रहा था, हिंदुस्तान को कोई नहीं समझता था। फिर ये गए, उन्होंने बताया सारी चीज़ें, कई जगह एग्रीमेंट करवाएं कि भाई आप अपने स्टेट में रहोगे, आपके आगे पूरी पैसा मिलता रहेगा, लेकिन
आपको हमारे अंडर में ही आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कोई और चलाए, गवर्नमेंट आप नहीं चला सकते हो प्रोविंसेस स्टेट में, वो आपके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने काफ़ी कुछ काम किया उन्होंने, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। द कांग्रेस वॉज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री। इट वॉज फाउंडेड इन 1885 बाय द टाइम कंट्री अटेन इंडिपेंडेंस। इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैड डेवलप्ड इन ऑल regions, district and even small town of the country. Several other national parties, on the other hand, was founded after the independence. Bharatiya Janata was founded in 1951 and the Swatantra Party came into being in 1959. Since the structure of Congress had developed across the country, the party got the benefit of the, ठीक है। ये कांग्रेस को पूरा शुरुआत से ही सारी जो लिंक थी और सब कनेक्शन थे वो शुरुआत से ही थे, पब्लिक फिगर शुरुआत से ही था, तो कांग्रेस को ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो इस तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों डोमिनेंस हुई, तो ने कांग्रेस पार्टी ने क्यों इतना एंजॉय किया शुरुआत से ही इंडिया गवर्नमेंट पॉलिटिकली रूल करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े कैरिस्मेटिक लीडर थे। उसके बाद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था, ये कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी थी, जगह हर जगह के मेंबर थे। वाइड वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप विद इट्स फ्रेमवर्क, सोशल ग्रुप बहुत थे, हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम था सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम देर आर आखिरी पॉइंट देख लो, चौथा पॉइंट कि क्यों वन पार्टी डोमिनेंस चला। तो अंडर दिस सिस्टम देर आर मैनी सिंगल member constituencies and candidate who gets a simple majority of votes is declared elected, ठीक है। तो पता ही आपको, दिस सिस्टम टेंस टू बेनिफिट द लार्जर एमंग द पार्टीज, स्मॉल पार्टीज हैव ऑलरेडी एनी चांस टू बी, ठीक है। तो बड़ी जो पार्टी थी उसको ही चांस था रिप्रेजेंट करने का, छोटी पार्टी को चांस ही नहीं रहता था। For example, 1952 Congress had 45% of voters could capture roughly 70% of the total number of seats in the House. The CPI was secured roughly 9% of the vote. They could only win 25 seats in Lok Sabha. How had we adopted the service system of professional representative, the CPI and the other smaller party could have better and fairer representation in Lok Sabha. बताया गया इसमें दिक्कत बताया गया, जो छोटी पार्टियां थी उसमें दिक्कत बताया गया कि दिक्कतें थी कि ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर सकती थी, है ना, उनको काम भी करना होता था और भी चीज़ें थी का। अब देखो वो चारों पॉइंट ख़त्म हो गए कि उसने डोमिनेंट क्यों किया, ये रीज़न था। तो यह पहले पढ़ लेना पैराग्राफ है, जो दिक्कत है तो पूछना।